हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। दिस इज मी चंचल कुमार शर्मा और प्राचीन भारत के इतिहास की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने मौर्य युग की शुरुआत की थी, मौर्य शासन के बारे में बात की थी, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में और अशोक के बारे में हमने बात की थी। आज के सेशन में हम लोग मौर्य शासन का महत्व पढ़ेंगे, खास करके कला के संदर्भ में, ललित कला और वास्तुकला के संदर्भ में हम देखते हैं, चाहे वो गुफा लेख हो, शिलालेख हो, ठीक है, या फिर वो स्तूपों का निर्माण हो, तो मौर्य काल इस मामले में बहुत ज़्यादा समृद्ध रहा है। तो आज के सेशन में हम लोग मौर्य शासन के महत्व के साथ साथ उनकी कला और संस्कृति के बारे में और साथ ही मौर्य शासन के पतन के कारण, कल आप में से कई सारे लोग कमेंट कर रहे थे सेशन के दौरान कि सर मौर्य शासन का पतन इसलिए हुआ क्योंकि अशोक ने शांति की नीति को अपनाया, और भी कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको, ठीक है, आप सभी को मैंने कहा था कि हम लोग कल इस पर विस्तृत रूप से डिटेल में चर्चा करेंगे कि मौर्य शासन के पतन के कारण क्या थे, क्या कारण थे कि इतना बड़ा शासन, इतना बड़ा साम्राज्य का पतन हुआ, तो उस पर भी बात करेंगे। और आज से एक नई चीज़ करेंगे कि क्वेश्चंस भी करेंगे। जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उन टॉपिक से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस में भी जो क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं या आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी साथ साथ उन्हीं टॉपिक्स के साथ साथ हम लोग कर लिया करेंगे। तो हमारी एक कंप्लीट प्रैक्टिस होगी, इसमें पढ़ाई भी होगी और हमारा, जैसे पहले भी मैं आप लोगों से 5 MCQs किया करता था, ठीक है, 5 MCQs वाली चीज़ भी हम लोग शुरू कर सकते हैं वापस। तो अभी हम लोग इस चीज़ को कंप्लीट रूप से हम करेंगे, ठीक है। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, नमस्कार। और इस किताब की, इस पुस्तक की, इस बुक की PDF हिंदी में अभी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दी गई है। तो आप लोगों को पूरी एंशिएंट की PDF हिंदी में रामशरण शर्मा की अभी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, रेडी। तो अभी इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, इसके साथ जुड़ के आप सभी को बताएं कि आप अपनी कंप्लीट UPSC की प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू तक की। इसमें एक चीज़ और नहीं आई है, आप सभी को पता होगा कि अनअकैडमी ने अभी एक नया आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है। क्या है ये आपकी प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पर लेके जाता है, ठीक है। टेक योर प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल का मतलब ये है कि ये आपको एक बहुत सारी ऐसी सुविधाएं अवेलेबल करवाएगा जो आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, बेनिफिशियल होगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक पर्सनल कोच अवेलेबल होगा, यहाँ पर एक टीम बनाई जाती है और वो टीम आपको पूरा गाइड करती है हर कदम कदम पर। इसमें आपको मोटिवेशन और गाइडेंस, ठीक है। तो 1-on-1 सेशंस, तो जितने भी आपके सेशंस है, जितने भी आपकी क्वेरीज है, डाउट्स है, उस सबका सॉल्यूशन। स्टडी ट्रैकर, आपकी डेली रिपोर्ट्स, आपका स्टडी जो है उसको ट्रैक किया जाएगा। कोच जो है वो आपके साथ काम करेगा और आपकी जितनी भी स्टडी को लेकर सारी समस्याएं उनको सुलझाएगा। प्रोफाइल रिव्यू किया जाएगा आपका, स्टडी बूस्टर सेशंस मिलेंगे आपको, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको होगी, ठीक है। तो आप डेली क्वेश्चंस और उनके मॉडल आंसर्स और मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ टारगेटेड करंट अफेयर्स आपको अवेलेबल होंगे, डेली क्विजेज अवेलेबल होंगी और हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप्स। तो अनअकैडमी का ये आइकनिक सब्सक्रिप्शन एक बहुत ही बढ़िया शुरुआत है जिसमें आप एक अलग ही लेवल पर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आप जब, वैसे ये 99,000 का है 2 साल का, पर रेफरल कोड यूज करेंगे, जैसे ही CK लाइव रेफरल कोड को यूज करके ये 89,100 का हो जाएगा और 2 साल का 64,000 का है वो 57,600 का होगा आफ्टर यूजिंग द कोड रेफरल कोड CK लाइव। तो ये था आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आप में से कई सारे लोग ले रहे हैं, इसका फायदा उठा रहे हैं, तो आप भी ये ले सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर सब्सक्रिप्शन आपको अवेलेबल है 1 साल का 39,600 में CK लाइव रेफरल कोड यूज करने के बाद, और 2 साल का 57,600 में इस कोड यूज करने के बाद। तो ये 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है जो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपको कंप्लीट
आप अपना सिलेबस कर सकते हैं विथ CKLIV, CK लाइव। इसमें आपको GS पेपर 1 मैं करवाता हूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी 250 मार्क्स का मेंस में, GS पेपर 2 पूरा पॉलिटी मैंने आपको पढ़ाया भी है, पॉलिटी और पूरा पेपर 2, इंटरनल सिक्योरिटी और सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। GS पेपर 4 इसमें मैं आपको एथिक्स पढ़ाऊंगा। GS पेपर 3 में भी इकोनॉमिक्स में पढ़ाता हूँ। ऐसे के 250 नंबर का भी आप मेरे साथ प्रिपरेशन करेंगे। इंटरव्यू का भी 175 मार्क्स। जिन लोगों का पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है हिंदी मीडियम, तो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इस रेफरल कोड को यूज करके सब्सक्रिप्शन लें तो आपको PSIR पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस भी आपको मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज नोट्स आप लोगों का अवेलेबल है और मेरा पर्सनल गाइडेंस सिलेक्शन तक, सिलेक्शन के लास्ट तक आपको पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल होगा। जस्ट महत्व हम लोग बात करेंगे तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पहली बार भारत में एक इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ कि उस साम्राज्य की सीमाएं ईरान तक लगती थी, फारस तक। तो उसमें ईरान तक की सीमाएं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, और भारत में भी बंगाल से लेकर गुजरात तक और कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक इतना बड़ा साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ। इससे सबसे पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ पर पूरा देश पहली बार एक राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा। कल ही मैंने आपको ये बताया था। इसके कई फायदे हुए। इसके फायदे हुए कि जो हम समृद्ध संस्कृति और समृद्ध अर्थव्यवस्था गंगा और यमुना के मैदान में देखते हैं, वही अब देश के दूसरे भागों में भी फैलने लगी और दूर दूर तक उस संस्कृति का असर देखा जाता है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? बफर हो रहा है क्या? यहाँ तो सही चल रहा है। तो दूर दूर तक इस संस्कृति का फैलाव हुआ। फिर वास्तुकला और ललित कला में इस वंश के, ठीक है, शासकों ने, चाहे वो अशोक मेन हम देखें उसके आने वाले वंशज, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। धर्म को लेकर बौद्ध धर्म का जो बहुत बड़ा संरक्षक था अशोक, साथ ही उसकी अहिंसा की नीति, धम्म की नीति, और इन सब से हम देखते हैं कि मौर्य जो है साम्राज्य का, शासन का बहुत ज़्यादा महत्व है। राजकीय नियंत्रण, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजकीय नियंत्रण। तो किस प्रकार का नियंत्रण, इतने बड़े साम्राज्य को जब आप चलाते हैं तो आपको इतने सारे अधिकारी भी चाहिए। तो इतिहास में पहली बार इतना बड़ा अधिकारी वर्ग, जैसे आज हम देखते हैं ना हमारे देश में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी हैं, नौकरशाह हैं जो इस देश को चलाते हैं। तो उस साम्राज्य को चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति की गई। पहली बार इतना बड़ा वर्ग अधिकारियों का दिखाई देता है हमें। इसकी चर्चा अर्थशास्त्र में कौटिल्य के द्वारा की गई है। तो मौर्य शासन का महत्व जो है, इसके तहत कौटिल्य ने राजा को सलाह दी है कि जब वर्णाश्रम व्यवस्था, मतलब हमारे यहाँ चारों वर्ण पर आधारित व्यवस्था लुप्त होने लगे तो राजा को धर्म की स्थापना करनी चाहिए। अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह चीज कौटिल्य ने कही अपने राजा से कि अगर आपको लगे कि देश में धर्म की हानि हो रही है, वर्ण व्यवस्था के साथ किसी प्रकार का संकट आ रहा है या किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है उसको, तो आपको अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए और आपका ये कर्तव्य है कि आप धर्म की स्थापना करें। तो ये राजा का कर्तव्य के रूप में आप देख सकते हो कि राजा का कर्तव्य है कि वो देश में धर्म की व्यवस्था बनाए रखे, ठीक है, ताकि अव्यवस्था ना फैले। मौर्यकालीन प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था। ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी कि हम इसको ऐसे समझे कि ये अपने आप में एक वेलफेयर स्टेट था। आधुनिक काल में सरकार के जितने प्रतिरूप चल रहे हैं विश्व में, उसमें सबसे ज्यादा एक जन कल्याणकारी सरकार की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो लोकप्रिय है। सबसे ज्यादा लोकप्रिय क्या है? जन कल्याणकारी सरकार की अवधारणा। तो अगर आप मौर्य प्रशासन को देखोगे तो ये केंद्रीकृत था, निरंकुश था, लेकिन उसके बावजूद भी ये जन कल्याणकारी था, ये लोक कल्याणकारी शासन था। यह केंद्रीकृत स्वरूप लेने के बावजूद भी निरंकुश नहीं था। तो निरंकुश का अर्थ यह है कि राजा के पास सारे अधिकार है, उसी को रोका, उसको किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता, अंकुश नहीं लगाया जा सकता। लेकिन फिर भी ये अपने व्यवहार में निरंकुश नहीं था, क्योंकि राजा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे हम कहें कि राजा को जो है नियंत्रण में लाने की जरूरत थी
या उन्होंने कुछ गलत किया, ठीक है। तो निरंकुश ये नहीं था अपनी प्रकृति में होने के बावजूद। कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग विचारधारा को प्रतिपादित किया। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कौटिल्य के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। तो इन्होंने राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत बताए, इसमें बताया गया है कि राज्य के वे कौन कौन से प्रमुख अंग हैं जो कि आपके राज्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे शरीर में अंग होते ना, आँख जिनसे हम देखते हैं, कान जिनसे हम सुनते हैं, ठीक है, भुजाएं जिनसे हम कोई काम करते हैं, हमारा सिर, हमारा शीर्ष। तो हमारे शरीर में जिस प्रकार के अलग अलग अंग होते हैं ना, उनके अपने अपने काम होते हैं। उसी प्रकार से राज्य के भी, राष्ट्र के भी 7 अंग बताए हैं कौटिल्य ने, जिसे हम क्या बोलते हैं, सप्तांग सिद्धांत। सप्तधन अंग से बनाए सप्तांग सिद्धांत। अब वो 7 अंग कौन कौन से हैं, ठीक है, वो 7 अंग कौन कौन से हैं? तो एक है राजा। राष्ट्र का, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग वो होता है राजा, पहला अंग। तो आपको पता है कि चाहे आज का ज़माना देख लो तो आपके देश में राष्ट्रपति प्रधान हो सकता है, देश का राजा हो सकता है, कुछ भी, लेकिन देश का सबसे पहला व्यक्ति तो हम देखते हैं कि राष्ट्राध्यक्ष होता है। चाहे वो भारत की तरह राष्ट्रपति हो, ठीक है, चाहे वो हम ये समझें कि ब्रिटेन की तरह महारानी हो। तो ये सप्तांग सिद्धांत में राष्ट्र का सबसे प्रमुख और पहला अंग कौटिल्य के अनुसार वो है राजा, किंग। यहाँ सबसे पहला अंग यही। इसके बिना तो आप कल्पना नहीं कर सकते राष्ट्र की, ऐसा कौटिल्य का मानना था। अमात्य, मंत्री, आज भी हमारे यहाँ पर मंत्री होते हैं। चाहे आप देखो कि हमारे यहाँ मंत्री परिषद है, विदेशों में भी सरकार की अपनी अपनी परिषद है, कैबिनेट होती है, ठीक है। तो अमात्य का मतलब है मंत्री परिषद, जो विभिन्न अलग अलग विभागों के मंत्री होंगे, जो राजा को उसके कार्य के लिए सहायता करते हैं, प्रशासन में सहायता पहुंचाते हैं। अमात्य का मतलब मंत्री। जनपद, जनपद आपका पूरा जो भी इलाका है, जो भी राज्य है, जो भूमि है, ठीक है, जनपद के अंतर्गत आपकी समस्त भूमि आएगी, जिससे आप जो है उपज पैदा करते हैं, जिससे आप कर वसूल करते हैं। दुर्ग, दुर्ग किला एक अंग होता है, किला या दुर्ग जो आपकी रक्षा करता है, आपका जो भी होगा, ठीक है। कोष, कोष आपको पता है आज भी हमारे यहाँ भारत में संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, हम बात करते हैं ना, भारत सरकार की एक संचित निधि है, राज्यों की अपनी संचित निधि है। तो दरअसल वो है क्या, संचित निधि क्या है? संचित निधि भी तो हमारा कोष है ना, हमारे देश का कोष। और अर्थशास्त्र या कौटिल्य के हिसाब से धन बहुत महत्वपूर्ण अंग है राज्य का। बिना धन के तो आप राज्य का संचालन नहीं कर सकते, विकास नहीं कर सकते, और बिना धन के आप देश में किसी भी प्रकार का सुशासन नहीं ला सकते। तो धन या कोष, दंड और मित्र, दंड सेना वगैरह बहुत महत्वपूर्ण होती है राज्य के लिए। और मित्र, मित्र आपको पता है कि आपके मित्र होना बहुत ज़रूरी है। हम अपने विदेशी राष्ट्रों से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि जितने हमारे मित्र होंगे उतना हमारा जो है अच्छा होगा, उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद। जितने हमारे दुश्मन होंगे सीमा पर या आसपास, उतना हमारे लिए मुश्किल। तो मित्र, ये 7 अंग हो गए। तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत में कौन कौन आता है कौटिल्य के हिसाब से, वो आपको पता होना चाहिए। पहला राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष, दंड और मित्र। ये 7 अंग हैं। इन्हें ही हम सप्तांग के नाम से राज्य के जानते हैं, और यही सप्तांग सिद्धांत है कौटिल्य का। तो ये तो हो गया राजकीय नियंत्रण, इसमें कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत की बात की। इसके बाद कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक माना है। संचालक कहा है? मगध साम्राज्य के बारे में आपको पता है कि इनके पास तलवार का इतना जोर था कि वह सभी क्षेत्रों पर अपना पूरा नियंत्रण ला सकता। तो ये जो शासन था, ये सीधी बात है तलवार के दम पर ही चल रहा था, ठीक है। तो इसको चलाने के लिए बहुत बड़ा शासन, प्रशासन, नियंत्रण आदि की ज़रूरत थी। तो एक बहुत बड़ा अधिकारी वर्ग हमें दिखाई देता है। साथ ही सेना की भी ज़रूरत। तो मौर्य राजाओं की सेना बहुत संगठित थी और बड़े आकार में व्यवस्थित थी। जैसा मैंने आपको कहा
कि माना जाता है कि लगभग 6 लाख पैदल सैनिक, ऐसा माना जाता है कि मौर्यों की सेना में लाखों सैनिक थे। ठीक है, इसके साथ ही हाथी भी थे, 9000 हाथी, घुड़सवार और सारे उसमें बहुत सारे हुआ करते थे। तो 6-6.5 लाख के आसपास की सेना मानी जाती है। चाणक्य ने चतुरंग बल, मतलब चतुरंग मतलब पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और युद्ध रथ, ठीक है, इसे सेना का प्रमुख भाग बताया। तो ये अगर आपसे कभी पूछे चतुरंग बल, तो चतुरंग बल में चाणक्य के अनुसार कौन कौन सी सेना आती है, कौन कौन से सैनिक चतुरंग बल में आते हैं, तो वो आते हैं पैदल सैनिक, पहला पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और युद्ध रथ। ये आप नोट कर लें, ये एक पॉइंट है जो आपके काम आएगा एग्जाम में। ठीक है, चाणक्य के अनुसार चतुरंगी सेना में कौन कौन आता है, चतुरंगी सेना में पैदल, घुड़सवार, हाथी और रथ, ये सब आते हैं। तो ये सारे मौर्यों की सेना में पाए जाते हैं। मेगास्थनीज का मैंने आपको बताया था कि उसने एक बहुत बड़ी कृति लिखी है, महत्वपूर्ण, और सब जानते हैं, इंडिका। तो इंडिका में मेगास्थनीज ने ये बताया है कि मौर्यों के पास में 6 लाख पैदल सैनिक, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और 800 रथ से सुसज्जित विराट सेना। कभी कभी अतिशयोक्ति लगता है, उस जमाने में जनसंख्या को देखते हुए, ठीक है, ये अतिशयोक्ति लगता है, लेकिन कई विद्वानों का मानना है कि बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति भी नहीं है। क्योंकि अगर हम ये माने कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6.5 लाख सैनिक थे, या टोटल सेना 6.5 लाख की थी, तो लगभग जनसंख्या उस काल में 65 लाख के आसपास बैठेगी। मतलब अगर हम ये मान लें कि 10% लोग भी सेना में थे, तो मौर्य काल में 65.5 लाख के आसपास, 65 लाख के आसपास जनसंख्या रही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये माना जा सकता है कि ये सेना हो भी सकती है। ये भी एक हमारे पास ऑप्शन। कौटिल्य ने सेना को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। कौन कौन सी? पुश्तैनी सेना सबसे पहले, पुश्तैनी सेना, भाटक सेना और तीसरी नगरपालिका सेना। तो ये 3 प्रकार की सेना की श्रेणियां जो है वो कौटिल्य बताता है। सप्तांग सिद्धांत के साथ साथ, चतुरंगी बल के साथ साथ 3 प्रकार की सेनाओं का भी वर्गीकरण हुआ है, पुश्तैनी सेना, भाटक सेना और नगरपालिका सेना। इसके बाद आपको पता है कि मौर्य काल की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उसके गुप्तचर। कौटिल्य गुप्तचरों को राज्य का जो है आंख और कान कहता था, जो पूरा के पूरा देखते थे और सुनते थे सारी चीज़ों को, और इन गूढ़ चीज़ों को, रहस्यों को राजा तक लेकर आते थे। ठीक है, राजा तक इनकी सूचना पहुंचाते थे, जिससे क्या होता था, जिससे राजा को अपने शासन में सुधार करने का, प्रजा क्या सोच रही है उसके बारे में पता चलता था। और अगर कहीं पर षड्यंत्र चल रहा है, आज भी होते हैं जासूस, आप देखते हैं कई सारे देश जासूसी करवाते हैं दूसरे देशों में, स्पाइज होते हैं। जैसे यूएसए और रशिया के बारे में तो आप सुनते ही रहते होंगे, कई बार रशिया के जासूस यूएसए में पकड़ाते हैं, यूएसए के जासूस रशिया में पकड़ाते हैं। तो जासूसी कोई नई चीज़ नहीं है, कौटिल्य ने इसको बहुत महत्व दिया है, और मौर्य काल में भी होती थी। उस समय जो जासूस होते थे, जो गुप्तचर हुआ करते थे, जो कि राज्य के विभिन्न भागों में फैले होते थे और अंदरूनी बातें, अंदरूनी जानकारियां लेकर आते थे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी, क्योंकि राजा इनके आधार पर ही, ठीक है, निर्णय लिया करता था। तो गुप्तचर से संबंधित विभाग को महामात्य सर्प कहा गया। गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता, गूढ़ पुरुष, गुप्तचर को गूढ़ पुरुष भी कहा जाता था। और इससे संबंधित जो डिपार्टमेंट, जो विभाग था, इसे महामात्य सर्प कहा जाता। आज भी आप देखिए कि हमारे देश में जो इंटेलिजेंस है हमारी, जैसे आईबी, खुफिया एजेंसी, हमारी खुफिया ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी। तो आईबी के आप देखते हैं कि बहुत सारे कर्मचारी हमारे देश में सभी जगह फील्ड में लोगों के बीच में रहकर काम करते, कई सारे लोग, और वो बहुत सारी, ठीक है, अंदर की बातों के बारे में पता लगाते हैं। देश की सुरक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, कहाँ पर किस प्रकार की संदेहास्पद या संदिग्ध गतिविधि हो रही है उसका पता लगाते हैं, उसके बारे में सूचना देते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आज भी प्रासंगिक है। ये जो महामात्य सर्प है ना,
इसको आप इंटेलिजेंस ब्यूरो समझ लो, ये प्रैक्टिकल है। आईबी का क्या काम है? खुफिया जानकारी जुटाना। कहीं भी अगर आप देखिए हमारे देश में कोई भी गलत गतिविधि या संदिग्ध गतिविधि होती है तो आईबी के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सब सूचना इसके बारे में जुटाते हैं, ठीक है, और रिपोर्ट करते हैं। तो ये इसी प्रकार से महामात्य सर्प नाम का एक विभाग था जो गुप्तचर से जुड़ा हुआ था, जिसमें अब देखो मौर्य शासन का महत्व, हो सकता है आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि मौर्य शासन या प्रशासन की कौन सी बातें हैं जो आप वर्तमान में भी देखते हैं या आपको प्रासंगिक दिखाई देती हैं, या किस प्रकार से जैसे सिंधु घाटी का नगर नियोजन आधुनिक नगर नियोजन से जोड़ के क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि सिंधु घाटी का जो नगर नियोजन था आधुनिक काल के नगर नियोजन से कैसे जुड़ा हुआ है। तो वैसे ही आपसे मौर्य प्रशासन, अर्थशास्त्र का जो राज्य का सप्तांग या मंडल सिद्धांत हो गया, या ये पूरी व्यवस्था हो गई, ये कैसे आधुनिक काल से जुड़ी हुई दिखाई देती, क्या चीज़ें हैं जो आपको कॉमन दिखाई दे रही हैं मौर्य प्रशासन में और आधुनिक काल में। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया आपको। इसके बाद प्रशासन तंत्र के साथ साथ गुप्तचरों का भी विस्तृत जाल बिछा हुआ देखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझना है आपको कि एक बहुत विस्तृत जाल होता था गुप्तचरों का, जिसमें बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे क्या है जो गुप्तचर हुआ करते थे, वो राज्य के विभिन्न कोनों में अपनी सेवाएं देते थे और बहुत सारी जानकारी वहां से लेकर आते थे। और खासकर चाणक्य ने, मैंने आपको बताया था, चाणक्य ने एक मंत्री था नंदों का राक्षस, और इसका एक नाटक जो मैंने आपको बताया था विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखा दत्त है। तो अगर आपने कभी मुद्रा राक्षस पढ़ा हो या उसके बारे में सुना हो, तो वो जो राक्षस नंदों का मंत्री हुआ करता था, उसको चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में कैसे चाणक्य लाया, क्या उसने कुटिलता की, क्या छल कपट किया, किस प्रकार से चतुराई से वो उसको चंद्रगुप्त मौर्य के साथ लेकर आया, इसमें गुप्तचरों का बड़ा रोल था, ठीक है। गुप्तचर जो थे वो उसके सबसे महत्वपूर्ण अंग हुआ करते थे। वो कौटिल्य को, चाणक्य को बहुत जो है खुफिया जानकारी ला लाकर दिया करते थे, और इससे ही वो राक्षस को चंद्रगुप्त का मंत्री बनाने में समर्थ हुआ, ठीक है, सफल हुआ। मौर्य काल में जो शीर्षस्थ अधिकारी हैं उन्हें तीर्थ कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन भी आपको पता है कि तीर्थ कौन है? तो मौर्य काल में जो सबसे बड़े अधिकारी हुआ करते थे विभागों में, उन्हें तीर्थ कहा जाता था। जैसे आज हमारे यहाँ पर सेक्रेटरी होता है, हर एक विभाग का एक सचिव होता है ना, सचिव, सेक्रेटरी, ये सचिव की तरह होता था। जैसे वित्त मंत्रालय का सचिव तो वित्त सचिव हो गया, ठीक है। विदेश मंत्रालय का सचिव विदेश सचिव हो गया, ठीक है। गृह मंत्रालय का गृह सचिव हो गया। तो सारे मंत्रालयों में जैसे आप देखते हो ना कि आज भी आपको हेड पर जो टॉप पर अधिकारी दिखाई देता है वो होता है सेक्रेटरी, सचिव। और आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं तो निस्संदेह कभी न कभी आप भी उस पद पर जाएंगे ही सही, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये जो सचिव है, ये जो सेक्रेटरी है, ये आपका जैसे होता है ना अपने विभाग का प्रमुख, वैसा ही होता है तीर्थ। मैं आपको इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपको दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। अगर आप इसको करंट से लेकर जोड़ोगे तो डेफिनेटली आपको ये याद होता जाएगा, समझ में आता जाएगा। आ गया समझ में? तो ये क्या हो गया? ये तीर्थ हो गया। और तीर्थ कौन है? तीर्थ मौर्य साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी हुआ करते थे, शीर्षस्थ अधिकारी। इन्हें नगद वेतन दिया जाता। अब ये पहली बहुत बड़ी बात है कि वेतन, नगद वेतन कैसे दिया जाए, ठीक है। सोचो अब इस बात को कि नगद वेतन कैसे दिया जा सकता है। नगद वेतन देने के लिए सरकार के पास या राज्य के पास पैसा होना चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मौर्य साम्राज्य जो है, मौर्य साम्राज्य उपज का 1/4 से 1/6 भाग तक कर लिया कर। और अर्थशास्त्र में करों की एक बहुत लंबी सूची है, मतलब इतने प्रकार के कर लिए जाते थे, ऐसा बताया गया अर्थशास्त्र में। राजा पता नहीं किन किन चीज़ों के लिए कर ले लेता था, और इतना टैक्स अगर वास्तव में जनता देती थी, ऐसा माना जाता है कि यदि वास्तव में मौर्य काल में जनता ने इतना टैक्स दिया होगा ना, तो उनके पास कुछ बचा भी नहीं होगा।
इतना टैक्स ले लिया जाता था। तो बहुत सारे कर लगाए गए थे। अर्थशास्त्र में कई प्रकार के करों का उल्लेख है जिनके द्वारा राज्य को पैसा आता था, बहुत सारा। फिर उच्चतम कोटि के अधिकारी कौन हुआ करते थे? मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, ठीक है, ये सबसे बड़े अधिकारी में मान लेंगे हम लोग। इन्हें उदारता पूर्ण पारिश्रमिक मतलब ज़्यादा पैसा मिलता था। 48,000 पण की भारी रकम। तो सबसे बड़े जो मौर्य काल में अधिकारी हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा पैसा मिलता था वो था ये लोग, और सबसे ज़्यादा वेतन था 48,000, 48,000 पण। ये सर्वाधिक वेतन था मौर्य शासन का, मतलब इतना देते थे वो अपने सबसे बड़े, इससे ज़्यादा किसी को भी नहीं मिलता था। तो 48,000 पण जो है ये सबसे ज़्यादा दिया जाने वाला वेतन था जो सबसे ऊंचे कोटि के अधिकारियों को मिलता था। एक पण 3/4, 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का होता था। तो चांदी का सिक्का जो लगभग 3/4 तोले के बराबर होगा। हम इसको ऐसे समझे कि 1 तोला 10 ग्राम का होता है, तो 7.5 ग्राम, ऐसे समझो। एक पण का मतलब क्या हो गया? कैलकुलेशन लगाएं तो एक पण का मतलब होता है 7.5 ग्राम का चांदी का सिक्का। अब क्लियर है? 7.5 ग्राम का चांदी का सिक्का मतलब एक पण, और ऐसे 48,000 सिक्के 7.5 ग्राम के दिए जाएं तो बनता है 48,000 पण। ठीक है, ये सिक्के चांदी के होते थे 7.5 ग्राम के आसपास। अन्य निचले दर्जे के अधिकारियों को कुल मिलाकर 60 पण मिलते थे। तो जैसे जैसे वो तो आज भी है कि ओहदा घटेगा, रैंक घटेगी, वैसे वैसे हम देखते हैं कि क्या होगा, वैसे वैसे हमारा वेतन वगैरह भी कम होता जाता है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया वेतन सबसे बड़े अधिकारियों का। आर्थिक नियंत्रण, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को अगर हम आधार बनाएं पूरे की पूरी मौर्य अर्थव्यवस्था को समझने का, तो उसके अनुसार राज्य में 27 अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। 27 अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे और इनका कार्य था राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करना। तो 27 अध्यक्ष का उल्लेख हमें मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जो राज्य की सारी आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण करते थे। क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य था, इतना ज़्यादा कर वसूला जाता था, इतना बड़ा, तो उसके लिए ज़्यादा अधिकारी, ज़्यादा कर्मचारी, ज़्यादा, ठीक है, ये सब हमें ज़रूरत पड़ेगी। फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि कार्यों में दासों को लगाए जाने की बात मिलती है। जब हम मेगस्थनीज की इंडिका पढ़ते हैं, ठीक है, तो मेगस्थनीज ने अपने इंडिका में माना है, मेगस्थनीज के हिसाब से भारत में दास नहीं देखे। मतलब मेगस्थनीज का ये मानना है कि मौर्य काल में दास नहीं हुआ करते थे क्योंकि उसने नहीं देखे। लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र को अगर माने तो यहाँ कृषि कार्यों में, ठीक है, दासों को लगाया गया है। और सामान्यतः दास मतलब उस काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, वो शूद्र जो हमारे वर्ण के लोग थे उन्हें ही दास बनाया जाता था और उन्हें ही दास के रूप में जो है कार्य करवाया जाता था। तो क्योंकि उसका काम था ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा, तीनों वर्णों की सेवा करना, तो यही शूद्र शायद जो है उनके लिए ही कौटिल्य ने दास शब्द का उल्लेख किया है। तो ये एक विरोधाभास है कि मेगस्थनीज बोलता है कि भारत में दास नहीं थे, लेकिन कौटिल्य का मानना है कि भारत में दास थे और वो कृषि कार्यों में लगे हुए थे। फिर मेगस्थनीज और स्ट्रेबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी और मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण योगदान हम देखते हैं। तो ये एक विरोधाभास हो गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में दासों को कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया गया था। शूद्र को शेष 3 वर्णों की साझा संपत्ति समझा जाता था और इसका जो मेन काम माना जाता था वो था सेवा। इसीलिए ये जो दास है ये काम शूद्रों से लिया जाता होगा, ऐसा कई इतिहासकारों का मानना है। अलग से भारत में कोई दास वर्ग नहीं था, इन्हीं से शायद ये काम लिया जाता रहा होगा, इसीलिए कौटिल्य ने इनके लिए शब्द यूज किया है। राज्य में प्रशासन नियंत्रण के लिए जल मार्ग और राजमार्ग थे, तो जल मार्ग से भी जाया जाता था और राजमार्ग से भी जाया जाता था। पाटलिपुत्र से एक राजमार्ग वैशाली और चंपारण होते हुए नेपाल तक जाता था। मयूर पर्वत और अर्धचंद्र की छाप वाली आहत रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं मानी जाती हैं। मतलब कौन सी मुद्राएं चलती थी? तो वो चलती थी पर्वत, मयूर मतलब मोर,
पर्वत मतलब पहाड़, और अर्धचंद्र इनकी पंचमाग्ध आहत मुद्राएं, रजत मतलब सिक्के किसके होते थे? चांदी के, चांदी के सिक्के, ठीक है, ये मान्य मुद्राएं थी उस समय में। इस काल में व्यापार चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य, जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। इस समय भारत का बाह्य व्यापार, तो उस समय उस काल में भारत का व्यापार भारत से बाहर विदेशों से भी चलता था, जैसे रोम, सीरिया, फारस और अन्य पश्चिमी देशों के साथ भारत का व्यापार उस समय था। हमें पता चलता है कि ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में भी, 3री-4थी शताब्दी में भी भारत का व्यापार भारत से बाहर कई सारे देश, रोम का मतलब है इटली, सीरिया, ईरान, फारस और अन्य पश्चिमी देशों के साथ होता था। यह व्यापार पश्चिमी भारत में भृगुकच्छ बंदरगाह से और पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति के बंदरगाहों के द्वारा किया जाता था। आंतरिक व्यापार के केंद्र है तक्षशिला, काशी, उज्जैन, कौशाम्बी, तोसली जो कलिंग की राजधानी थी। ये आंतरिक व्यापार के केंद्र है, तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ याद करने जैसा भी नहीं है। मेगस्थनीज ने एग्रोनोमोई नामक अधिकारी की चर्चा की है, जो मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी था। अगर ऐसा था तो फिर ये किस प्रकार का डिपार्टमेंट हो सकता है? पीडब्ल्यूडी। हमारे यहाँ जो पीडब्ल्यूडी होता है ना, जो आमतौर पर सड़क निर्माण और इस प्रकार के काम करता है, वैसे ही अगर हम मेगस्थनीज की माने तो एक अधिकारी था जिसका नाम था एग्रोनोमोई, और ये एग्रोनोमोई जो अधिकारी था वो मार्ग निर्माण, सड़क वगैरह बनाने का अधिकारी था, जैसे हमारा पीडब्ल्यूडी काम करता है। व्यापारिक जहाज़ों का निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग था, तो व्यापारिक जहाज़ों का निर्माण होता था। फिर अगर व्यापार देखें तो भारत से मिस्र को क्या जाता था? हाथी दांत, कछुए, सीपियाँ, मोती, रंग, नील और लकड़ी, ये वो चीज़ें थी जो भारत एक्सपोर्ट करता था। तो प्राचीन काल में भारत से किस प्रकार का व्यापार, ठीक है, किया जाता था, क्या चीज़ें निर्यात की जाती थी, ये भी आपके काम आएगा। तो हमें हमेशा से हाथी दांत हमारे यहाँ से निर्यात होता रहा है, ठीक है। इसके अलावा कछुए, सीपी, मोती भी आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा। नील तो हम अंग्रेजों के काल तक देखते हैं। ये सारी चीज़ें। व्यापार शुल्क 3 प्रकार के: स्वदेश में उत्पन्न वस्तु पर लिया जाने वाला शुल्क, ठीक है, राजधानी में लिया जाने वाला शुल्क, और इस प्रकार के 3 प्रकार के जो शुल्क है, कोई काम के नियम है। आपके काम की चीज़ है समाहर्ता। समाहर्ता और सन्निधाता, ये दोनों कौन थे? समाहर्ता और सन्निधाता आप लोग पढ़ते होंगे ना। समाहर्ता और सन्निधाता मतलब जैसे आप देखिएगा कि हमारे यहाँ पर आज भी ट्रेजरी ऑफिसर होता है। ट्रेजरी ऑफिसर मतलब कोषालय का अधिकारी, कोष का अधिकारी। वैसे ही आपको मिलेगा सन्निधाता। सन्निधाता कौन हुआ करता था, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सन्निधाता जो था मौर्य काल में, वो राजकीय कोषागार मतलब ट्रेजरी, खजाना और भंडागार का संरक्षक होता था। तो सन्निधाता वो होता था जो कि पूरे के पूरे कोष का, ठीक है, हम कहें कि पूरे के पूरे फंड का, है ना, संरक्षक होता था। इसको हम आधुनिक ट्रेजरी ऑफिसर से कंपेयर कर सकते हैं, ट्रेजरी ऑफिसर। और जो समाहर्ता है वो कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी था। तो 2 अधिकारियों के बारे में हमें मिलता है मौर्य काल में कर से जुड़ा हुआ, एक समाहर्ता और एक सन्निधाता। तो समाहर्ता क्या करता था? टैक्स का निर्धारण करता था, कितना टैक्स लिया जाएगा, ये सारा काम जो है किसका था? ये समाहर्ता का था। और उस टैक्स को रखना कहाँ जाता था? कोषागार में, खजाने में। तो वो व्यक्ति कौन था? वो था सन्निधाता, ठीक है। सन्निधाता कौन है? उस टैक्स का जो पूरा के पूरा कोषागार है, जो पैसा रखा गया खजाने का, उसका संरक्षक। और समाहर्ता कौन हो गया? जो उस टैक्स को क्या कर रहा है? निर्धारित कर रहा है। तो आपको ये 2 नाम, समाहर्ता और सन्निधाता, ये 2 महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वास्तव में पहली बार कर निर्धारण का ऐसा बड़ा संगठन भारत में मौर्य काल में ही देखने को मिलता है, क्योंकि इतना बड़ा शासन, सोचिए, इतने बड़े शासन और प्रशासन को चलाने के लिए हमें बड़ी मात्रा में पैसा चाहिए, कर चाहिए, तो उतने ही सारे अधिकारी होंगे, उतने ही सारे कर निर्धारण से जुड़े हुए लोग होंगे। तो एक पूरा के पूरा स्ट्रक्चर सबसे पहले ऐसा टैक्स कलेक्शन का
जो मौर्य काल में देखने को मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा। अभिलेखों के आधार पर हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी राजकीय भंडार घर होते थे, जिससे ज्ञात होता है कि कर अनाज के रूप में वसूला जाता था। तो राजा जो टैक्स, जो कर वसूलता था, ठीक है, नागरिकों से मौर्य काल में, वो कैसा था? अनाज के रूप में, उपज का। तो जो भी अनाज होता होगा उस अनाज का मैंने आपको बताया 1/4, 1/4, 1/6 कोई भी भाग। तो आज की तरह नगद टैक्स नहीं होता था। टैक्स किस में लिया जाता था? कर जो है वो उपज में लिया जाता था। तो हमें ये कैसे पता चला? क्योंकि गाँव में भंडार घर थे राजकीय, जहाँ पर, ठीक है, राज्य का भंडार रखा जाता था अन्न का, जो वसूला गया है वो, ठीक है। इसके बाद हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है पूरे के पूरे मौर्य काल में, वो है कला। मौर्य काल में कला को लेकर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कला और संस्कृति में भी बताया था, चाहे वो स्तंभ लेख हो, शिलालेख, अभिलेख जो अशोक के हैं वो हो, या फिर वो गुफा हो, ठीक है, या स्तूप हो। अभी इसको हम फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे ज़्यादा अगर आपको समझने की चीज़ है तो वो कला। मौर्य काल के जो स्तंभ अवशेष हैं उतने ही चमकीले जितने उत्तरी पालिशदार काले मृदभांड। तो हमने NBPW, नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, ठीक है, उत्तरी काले पॉलिश वाले या चमक वाले मिट्टी के बर्तन, मृदभांड के बारे में बात की है। तो जितने चमकीले ये मृदभांड थे उतने ही मौर्य काल के स्तंभ भी, ठीक है, चमकीले हैं, पॉलिशदार हैं। इसमें हम देखते हैं स्तंभ जो हैं, ये जो स्तंभ बनाए गए अशोक के काल में मुख्य रूप से ये बलुआ पत्थर के हैं। बलुआ, बालू नहीं, इसको बलुआ करिए। वो बलुआ पत्थर के एक ही टुकड़े से बने हैं नीचे से लेकर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एकाश्म स्तंभ। ये नाम आपने पढ़ा होगा, एकाश्म। एकाश्म स्तंभ का मतलब क्या है? एकाश्म स्तंभ का मतलब है पूरा के पूरा स्तंभ नीचे से ऊपर तक एक ही पत्थर को काट के बना है। सिर्फ ऊपर का जो प्लेटफॉर्म है वो जोड़ा गया है, उसका शीर्ष, ठीक है, शीर्ष जोड़ा गया है, बाकी पूरा वो एक ही टुकड़े का बना है पत्थर के। इसका केवल शीर्ष भाग स्तंभों के ऊपर जोड़ा गया है। यहाँ जो आप देख रहे हो ये इसका शीर्ष भाग है जो इस पर जोड़ा गया है, और जिनमें तराशे हुए सिंह और सांड विलक्षण वास्तुकला के प्रमाण हैं। तो ऊपर हमने देखा है अशोक के जो स्तंभ हैं उनमें ऊपर की ओर हमें कोई पशु दिखाई देता है, वो सिंह हो सकता है, सांड हो सकता है। तो अशोक के उन स्तंभों में क्या विशेषता हुई कि वो एक ही टुकड़े के, पत्थर के एक ही टुकड़े के बने हैं और उसका शीर्ष भाग ऊपर से जोड़ा गया है, और उसके ऊपर आप देखोगे कोई पशु हमें दिखाई देता है। मौर्यों के शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवासों के लिए चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई। आपने बराबर की गुफा के बारे में सुना होगा, ठीक है, लोमश ऋषि की गुफा, और ऐसी गुफाएं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे समझ में। मौर्य काल में उन्होंने बौद्ध, चूंकि ये बौद्ध भिक्षु जो है इनके रहने के लिए, इनके निवास के लिए चट्टानों को काटा और गुफाएं बनाई। और ये गुफाएं जैसे बराबर की गुफाएं, ठीक है, जो गया बिहार में, गया से 30 किलोमीटर दूर है, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। यही गुफाएं जो बौद्ध भिक्षुओं का निवास थी, इन्हें हम क्या कहते हैं? विहार। क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें हम कहेंगे विहार। और जहाँ पर वो पूजा वगैरह करते होंगे उन्हें हम चैत्य कहते हैं। तो यही बौद्धों के चैत्य और विहार हो गए। तो ये विहार थे जो मौर्यों ने बनवाए। बाद में जब मौर्य काल समाप्त हुआ तो फिर चैत्य बनने लगे। चैत्य मौर्य काल में नहीं बनते थे, मौर्य काल में तो विहार बने हैं, ठीक है, विहार। और चैत्य जो है वो मौर्योत्तर काल में हमें दिखाई देते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया। मौर्य काल के सर्वोत्कृष्ट नमूने अशोक के एकाश्म स्तंभ है, जो कि उसने धम्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए थे। धम्म, कई सारे लोग पूछते हैं सर ये धम्म क्या है? जो शब्द है ना धर्म, धर्म से तो परिचित हो ना आप लोग, रिलीजन। तो ये धर्म जो है इसी का प्राकृत रूप धम्म कहलाता है।
धम्म कोई नई चीज नहीं है। अगर हम धर्म को प्राकृत में कहें, प्राकृत, तो वो धम्म होता है, धम्म। तो मतलब वही है, धर्म, मतलब तो वही होगा, धर्म। धम्म का मतलब धर्म। तो मौर्य काल में हमने देखा कि एकाश्म स्तंभ अशोक के दिखाई देते हैं। अशोक ने चट्टानों को काटकर कंदराओं का निर्माण करवाया और वास्तुकला में एक नई शैली का आरंभ किया। ये आप देख रहे हो, ये भी एक स्तूप है, ठीक है। वास्तुकला में उसने चट्टानों काटकर एक नई शैली बनवाई, विहार वाली। उसके अलावा उसने स्तूप बनवाए, ठीक है। गुहा वास्तु मतलब कि गुफाओं में जो पूरा के पूरा किया गया है कलाकारी, इस काल की अन्य देन है। अशोक के शासनकाल से गुहाओं का उपयोग आवास के रूप में होने लगा था। तो इन्होंने बहुत सारे विहार आदि का निर्माण करवाया। अब मैं समझा देता हूँ आपको स्तंभ। ये मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर में भी बताया था, कई लोगों को नहीं पता होगा, या हो सकता है कि उन्होंने क्लास नहीं की होगी उस समय। तो स्तंभ होता क्या है? स्तंभ जो है, आप देखोगे अशोक के राज्यकाल के दौरान स्तंभों के शिलालेख अति महत्वपूर्ण हो गए। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर राजा अपनी प्रजा से कुछ कहना चाहता है, ठीक है, राजा यदि अपनी प्रजा से कुछ कहना चाहता है तो वो कैसे कहेगा, उसका माध्यम क्या है? या वो कोई आदेश देना चाहता है अपनी प्रजा को, या अपनी किसी भावना से अवगत करवाना चाहता है प्रजा को, तो उसके लिए उसने क्या रास्ता अपनाया? उसके लिए उसने पत्थरों पर लिखवाया, और इन पत्थरों पर लिखे हुए चीज़ों को ही हम लोग क्या कहते हैं? शिलालेख। शिलालेख जब राजा पत्थरों के माध्यम से लिखवा कर अपनी प्रजा को संबोधित कर रहा था, आदेश दे रहा था, उपदेश दे रहा था, तो उसने अपने राजकीय उपदेशों का प्रचार करने के लिए भी इन स्तंभों का प्रयोग किया है। तो कहीं न कहीं अशोक काल में और मौर्य काल में जो स्तंभ, जो शिलालेख हम देखते हैं, वो उस काल के राजाओं का अपनी प्रजा से संवाद है, ठीक है, संवाद है, अपना आदेश है, अपनी बात रखने की जो है तरीका है। ये जो स्तंभ है, इनकी खासियत क्या है? औसतन 40 फीट ऊंचे। तो अगर हाइट देखें तो ये ऐसे, ठीक है, 40 फीट ऊंचे स्तंभ है। सामान्यतः चुनार के बलुआ पत्थर से बने हुए। इसके 4 भाग हैं। सबसे पहले मुठ, मैंने आपको पहले बताया था, जो बेस का काम करता है, ये जो है इसको कहेंगे बेस या मुठ, ठीक है। ये नंबर 1 हो गया। इसके बाद देखो, ये प्रस्तर के एक ही खंड से, एक ही पत्थर से बना होगा, ये पहला भाग होगा। इसके ऊपर हम देखते हैं कि ये कमल या घंटे के आकार का हमें ऐसा कुछ दिखाई देता है। अब ये चीज़ आपको मैंने पहले भी बोली थी, ये ईरानियों से लिया गया है। ये जो स्तंभों के ऊपर आपको आकृति दिखाई दे रही है, ये वाली, इसको देखो, ये कमल या घंटे के आकार का जो हमें दिखाई दे रहा है, ये ईरानी स्तंभों से लिया गया है। मतलब जब भारत और ईरानियों के बीच में संपर्क हुआ, ठीक है, तो भारत और ईरानियों के, ठीक है, संपर्क के परिणाम स्वरूप ये वाली चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई, तो ये ईरानियों से लिया हुआ है। तो ये दूसरी चीज़, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ये जो उल्टा कमल या घंटा आपको दिखाई दे रहा है, ये दूसरा हो गया। फिर इसके ऊपर शीर्ष फलक के रूप में ज्ञात वृत्ताकार या आयताकार आधार, ये नंबर 3 हो गया। ये वाला, ये नंबर 3 हो गया। ये प्लेटफॉर्म है, ये गोल भी हो सकता है, ठीक है, ये गोल भी हो सकता है, और ये ऐसे आयताकार भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। और इसके ऊपर ये प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर एक जानवर होगा, यह सी हो सकता है, ठीक है, सांड हो सकता है। तो ये 1, 2, 3 और 4, याद करिए आर्ट एंड कल्चर वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बोला था, या बताया था कि स्तंभ के कितने भाग होते हैं। स्तंभ के भाग, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे यूपीएससी में आपको काम आएगा बहुत। स्तंभ के कुल 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन से? पहला तो उसका एक लंबा सा मुठ, ठीक है, जो आधार का काम कर रहा है, एक। दूसरा उसका शीर्ष, ठीक है, जो उसके ऊपर रखा जाता है। ये आप देखेंगे कि घंटे के आकार का भी हो सकता है, ठीक है, या आपका कमल के आकार का भी हो सकता है। तीसरा उसके ऊपर एक हम देखते हैं कि आधार है, जो आयताकार हो सकता है या वृत्ताकार हो सकता है। और चौथा, ठीक है,
चौथा उसके ऊपर क्या होगा, चौथा उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि एक पशु की मूर्ति होगी। कलर में अगर आपको मैं बताऊं, ठीक है, अलग अलग कलर में आपको बता देता हूं। ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये 3 नंबर, और ये हो गया 4। आ रहा है समझ में? अब आप चारों को क्लियरली देख पा रहे होंगे। 1 2 3 4 ये 4 हैं जो स्तंभ के भाग होते हैं। आपको पता है सारनाथ वाला जो स्तंभ है अशोक का, उसी से हमने अपना चिन्ह लिया है, ठीक है, अशोक चिन्ह हमारा राजकीय चिन्ह। तो ये है स्तंभ और स्तंभ के अलग अलग भाग। उदाहरण के तौर पर चंपारण बिहार में लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ, वाराणसी का सारनाथ स्तंभ, ये आपने सबसे ज़्यादा देखा होगा, वाराणसी का सारनाथ स्तंभ, ठीक है, क्लियर। चलिए ये हो गए 4 स्तंभ की बात। अब स्तूप की बात करें। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने अपने काल में, शासन काल में लगभग 84,000 स्तूप बनवाए थे। कितने स्तूप बनवाए थे? 84,000, 84,000 स्तूप बनवाए थे, ठीक है। तो इसके काल के दौरान स्तूप कला का विकास बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। स्तूप कला का विकास अपने चरम पर था। हालांकि अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आए क्या स्तूप अशोक ने शुरू करवाए या मौर्य काल में हुए, तो इसका आंसर है कि नहीं। मेरी बात समझ में आई? अशोक ने स्तूप का निर्माण नहीं करवाया। शुरू करने का जो क्रेडिट है, स्टार्ट करने का, वो सिंधु घाटी से ही देखने को मिलेगा आपको। पहले क्या होता था ना, टीलों में मृतकों को गाड़ते थे, तो वही एक प्रकार के स्तूप ही थे वो भी। तो स्तूपों की शुरुआत तो पहले से ही हो चुकी थी। मौर्य काल में और अशोक के काल में स्तूपों की जो है हमें चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। सबसे ज़्यादा स्तूप निर्माण में अगर किसी ने काम किया है तो वो अशोक ने किया है। तो ये काल वो था जिसमें स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची, शुरू नहीं हुई। मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। स्तूपों की शुरुआत नहीं की थी अशोक ने, स्तूपों का बेहतरीन निर्माण करवाया था। इसके काल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाए गए थे, ऐसा हमें मिलता है। क्या होता है स्तूप? ये जो है स्तूप, ये इसका एक प्रकार से अवशेष होते हैं जिसमें मृतकों के अवशेष रखे जाते हैं, और यहाँ पर बुद्ध के अवशेष रखे गए थे, ठीक है। स्तूप को अगर आप देखोगे तो इसका कोर जो है वो कच्ची ईंटों का बना होता है। इसका कोर, इसमें बाहरी सतह का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता है और इसे प्लास्टर की मोटी परत से ढका जाता है। अभी मेधी और तोरण जो मैं बताऊंगा, इनमें लकड़ियों की मूर्तियों के द्वारा इसको सजाया जाता है। तो स्तूप में क्या क्या आपको मिलेगा, आप यहाँ पर देखो। एक तरफ तो स्तूप का एक चित्र है और ये वास्तविक स्तूप है। दोनों में आप देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि स्तूप में क्या क्या है, क्या क्या होता है स्तूप में। समझें अगर हम लोग, तो जहाँ ये मैं पहले आर्ट एंड कल्चर में बता चुका हूँ, ये आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रासंगिक है। अशोक हम लोग पढ़ रहे थे, मौर्य कला हम पढ़ रहे थे, तो अगर जिन लोगों ने आर्ट एंड कल्चर का सेशन नहीं अटेंड किया होगा तो उन्हें समझ में नहीं आएगा स्तूप। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर वापस बता रहा हूँ, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ये आप देखोगे ना, स्तूप पहले मैंने बताया था आपको कि इसके अलग अलग भाग होंगे। एक जहाँ से आप एंट्री करते हो, तो एंट्री करते हो तो ये जैसे दरवाजा है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये दरवाजा है। तो ये क्या कहलाता है? ये तोरण द्वार कहलाएगा, ठीक है। इधर भी देखते जाना और इधर भी, तो आपको समझ में आता जाएगा। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले तोरण द्वार, जहाँ से एंट्री करते हैं स्तूप के अंदर। तोरण द्वार से जुड़ी जो आगे का, ठीक है, जो एनक्लोजर वॉल है, जो बाहरी जो दीवार है स्तूप की, इसको वेदिका कहते हैं, बाउंड्री टाइप, ठीक है। ये वो बाउंड्री है बाहर की जहाँ से आपका द्वार जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या कहलाएगी? ये वेदिका कहलाएगी। ये वेदिका हो गई। ये एनक्लोजर वॉल, इंग्लिश में बोलते हैं एनक्लोजर वॉल। अब आप अंदर गए, आप ये एंट्री करके यहाँ आ गए, यहाँ पे पूरा एक गोल गोल ऐसा घूम सकते हो आप, ऐसा। ये कहलाता है प्रदक्षिणा पथ। क्या कहलाता है? इसको कहेंगे प्रदक्षिणा पथ। मेरी बात समझ में आई आपको? ये प्रदक्षिणा पथ हो गया, जहाँ पर आप पूरे स्तूप का चक्कर लगा सकते हैं, ठीक है, अंदर जाने के बाद। इसके बाद
इसके बाद में ये जो आपको एक और वॉल दिखाई दे रही होगी, एक और दीवार दिखाई दे रही होगी, ये वाली, इसको कहते हैं मेधी। क्या कहते हैं? ये मेधी है, ये वाली, ठीक है, इसको मेधी। तो ये हो गया तोरण द्वार, ये हो गया वेदिका, प्रदक्षिणा पथ, और फिर मेधी आ गई। मेधी मतलब ये वाली वॉल। अब इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर ऐसा गोल गोल आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये वाला, इसको कहते हैं अंड। तो मेधी के ऊपर अंड आता है। मेधी के ऊपर क्या दिखाई देगा? अंड। ये अंड है। और इसके ऊपर यहां पर ये जो जाली जाली दिखाई दे रही है आपको, इसे कहते हैं हर्मिका। क्या कहलाएगा? ये हर्मिका कहलाता है। और इसके ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है, ये छत्र है। तो ये सारे के सारी चीजें, अब आपको एक बार आप ध्यान से देखो। ध्यान से देखने के बाद आंख बंद करो, और आंख बंद करके इमेजिन करो किसी स्तूप को। अगर आप इसको पक्का करने चाहते हो अपने दिमाग में, ठीक है, तो आंख बंद करो और आंख बंद करके देखो, इमेजिन करो। सबसे पहले हम गए, तोरण द्वार मिला, जहां आसपास एक बाउंड्री थी, इसको हमने वेदिका बोला। फिर हम अंदर गए तो हमें प्रदक्षिणा पथ मिला। प्रदक्षिणा पथ के आगे गए तो हमें मेधी मिली। उसके ऊपर जो एक गोल आकार था पूरा, जो दूर से दिखाई देता है, वो अंड कहलाता है। जैसे मंदिरों में शिखर होता है ना, मंदिरों में जैसे शिखर होता है, तो ये अंड कहलाता है। अंड के ऊपर आपको हर्मिका दिखेगा, ठीक है, एक ऐसी जाली वाली डिजाइन। और उसके बाद हर्मिका के ऊपर आपको क्या मिलेगा? छत्र मिलेगा। तो ये हो गया स्तूपों का पूरा के पूरा डिजाइन। और इसमें अंदर रखा क्या जाता है? ये बनाया क्यों गया है? इसका पर्पस क्या है? तो ये अंदर सबसे ज़्यादा जो अंदर रखा जाता है वो है पवित्र सामग्री। बुद्ध के जैसे अवशेष हो गए, है ना। तो जो पवित्र सामग्री है, जिसके लिए पूरा ये बनाया गया था, वो अंदर रखी जाती है, एकदम अंड में नीचे, ठीक है। इसको कहते हैं पवित्र सामग्री। ये हो गया पूरा के पूरा स्तूप। अब मुझे लगता है कि अभी अगर आप में से किसी को भी कहीं भी कंफ्यूजन है, कि कोई समझ में नहीं आ रहा हो, तो अभी भी आप पूछ सकते हो। कोई भी आप में से ऐसा स्टूडेंट, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं, कि जिसे नहीं समझ में आ रहा है कोई भी चीज़, चाहे वो वेदिका हो, मेधी हो, प्रदक्षिणा पथ हो, अंड हो, हर्मिका हो, छत्र हो, किसी को भी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन आस्क राइट नाउ। हो गया सबका क्लियर? क्लियर 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 करते जाओ, मैसेज बताते जाओ। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। अब बोरिंग या मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, बोरिंग का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो सिर्फ पढ़ाने आता हूँ। अगर आप लोगों को मनोरंजन चाहिए तो वो तो अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक बार और बता देता हूँ। कई लोग बोल रहे हैं कि एक बार और बता दीजिए सर, एक बार और बता दीजिए। चलिए एक बार और बता देता हूँ, लास्ट टाइम, ठीक है। सबसे पहले स्तूप का कौन सा भाग देखेंगे? तोरण, जहां से आप एंट्री करते हो। इसको हम कह सकते हैं एंट्री गेट। ये इसको ऐसे समझो। अब आप क्या है कि थोड़े आधुनिक हो गए हैं, तो कई बार आपको शब्द समझ में नहीं आते। ये एंट्री गेट हो गया। एंट्री गेट के बाहर जो ये वॉल है, ठीक है, आउटसाइड वाली, ये एनक्लोजर वॉल, इसको वेदिका कहते हैं। यहाँ से अंदर गए, जहाँ पे पूरा चक्कर लगा सकते हैं स्तूप का, जहाँ आप मंदिर भी जाते हो ना, पूरा प्रदक्षिणा लगाते हो, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ के ऊपर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर मेधी मिलेगी। एक और वॉल है, इसके ऊपर ये ऐसा अंडे के आकार का अंड दिखाई देता है। इसके ऊपर ये जो जाली वाला संरचना है, ये हर्मिका कहलाता है। और इसके ऊपर आएगा छत्र, नीचे रखी होती पवित्र सामग्री, ठीक है। ये है स्तूप। और स्तूप आपको क्लियर हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग बहुत देर आपको समझ में आ गया होगा अब तक तो शब्द पूरा के पूरा। आगे बढ़ने से पहले जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है, प्लीज़ लिसन केयरफुली गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको बता दूं, कल 12 बजे हम लोग विपिन चंद्रा स्टार्ट करेंगे।
विपिन चंद्र आधुनिक भारत का इतिहास, 12वीं की एनसीईआरटी ओल्ड। कल से विपिन चंद्र आधुनिक भारत का इतिहास ओल्ड एनसीईआरटी स्टार्ट होगी और वो प्रीलिम्स 2020 के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स 2020 के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। मेरी बात समझ में आई आपको? वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। और कल ये प्राचीन भारत नहीं होगा, कल हमारा 12 से 3 मैराथन होगा विपिन चंद्र का। उसके बाद परसों से वो क्लास डेली 1:30 बजे हो जाएगी और ये शुरू हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई आपको? क्लियर है? समझ में आया? कल हमारी प्राचीन भारत की क्लास नहीं होगी, इसकी जगह एक मैराथन होगा विपिन चंद्र का जो 12 बजे से 3 बजे तक होगा। तो अपने आप को आप फ्री रखिएगा और 12 बजे क्लास जरूर अटेंड करना है, 12 से 3। उसके बाद परसों से 12 बजे प्राचीन भारत और 1:30 बजे विपिन चंद्र। तो मैं एक साथ 2-2 एनसीईआरटी आपकी चलाने वाला हूँ, ठीक है? 2-2 एनसीईआरटी, 12 बजे प्राचीन भारत की एनसीईआरटी ओल्ड और 1:30 बजे आधुनिक भारत की ओल्ड एनसीईआरटी। तो 2 एनसीईआरटी हमारी एक साथ चलेगी परसों से। कल हमारा विपिन चंद्र शुरू होगा 12 बजे। इसके बाद गुफा, स्तंभ के बाद और स्तूप के बाद अगला जो मौर्य काल में हम देखते हैं वो है गुफा, ठीक है? गुफा वास्तुकला में क्या है? देखो, इस अवधि में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुहा स्थापत्य कला। अगर आप कहीं गुहा में देखें तो गुहा और गुफा एक ही है, कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये गुहा है कि गुफा है। गुहा वास्तुकला, गुफा वास्तुकला सब कुछ एक ही है। तो ये चट्टानों को काटकर, ठीक है, बनाई गई एक अलग प्रकार का स्थापत्य कला है। मौर्य काल के दौरान जैन और बौद्ध भिक्षु सामान्यतः इन गुफाओं का, ठीक है, रहने के तौर पर, विहार या वास स्थल के तौर पर उपयोग करते थे। तो यही विहार है, चैत्य विहार वाले विहार। उदाहरण, बिहार में बराबर और नागार्जुनी की गुफाओं का निर्माण ये देखो इस प्रकार से बना हुआ है। ये आप देख रहे हो चट्टान है, ये पूरी की पूरी एक चट्टान है, ठीक है? ये तो हो गई चट्टान, और इस चट्टान को काट कर यहां पर ये गुफा का निर्माण करवाए, तो इसको बोलते हैं गुफा वास्तुकला। और एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया, ठीक है? एग्जाम्पल क्या है? बराबर और नागार्जुनी की गुफाएं, ये अशोक के पोते दशरथ के राज्यकाल के दौरान हुई थी। तो ये पूछा भी जाता है, दशरथ के द्वारा बनाई गई गुफाएं। चलो, गुफा भी हो गया। अब आ जाए इस काल में मुठ वाली कुल्हाड़ियां, हंसिया समझते हो ना, वो इस प्रकार का जो आता है जिससे आप काटते हैं, ठीक है, फसल वगैरह में काम आता है हंसिया। तो कुल्हाड़ी, हंसिया, फाल आदि का प्रचलन हुआ। आरा वाला पहिया भी फैला। मौर्य काल में ही पूर्वोत्तर भारत में सबसे पहले पकाई गई ईंटों का प्रयोग होने लगा। तो सबसे पहले पकाई गई ईंटों का, पक्की ईंटों का प्रयोग होना यहाँ से शुरू हुआ। इन पक्की ईंटों की संरचना बिहार और उत्तर प्रदेश में भी पाई गई है। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र में लकड़ी के बने भवनों का उल्लेख किया है, परंतु पुरातात्विक खुदाई में पाया गया कि लकड़ी का प्रयोग बाद में हुआ और बाहरी आक्रमण से बचने के लिए किया जाता था। अब देखो, सबसे पहली बात यह कि ये जो पूरा इलाका है, हमारा जो मौर्य साम्राज्य वाला इलाका है, हम सब जानते हैं कि ये अपने आप में गंगा यमुना के मैदान में, यहाँ पर आपको पता है कि बहुत पानी आता है। और दूसरा जो जलवायु है वो एकदम वेट है। कैसी जलवायु है यहाँ पर? वेट क्लाइमेट। तो नम जलवायु और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में मिट्टी या कच्चे ईंटों की बनी टिकाऊ और बड़ी बड़ी इमारतें बनाना संभव नहीं था, जैसा कि शुष्क क्षेत्र में था। तो ड्राई एरियाज में आप इस प्रकार की इमारतें बना सकते हैं, लेकिन आप नम या वेट एरियाज में नहीं बना सकते। इसलिए पक्की ईंटों का प्रयोग यहाँ वरदान सिद्ध हुआ। छल्लेदार कुएं सबसे पहले मौर्य काल में गंगा की घाटी में प्रकट हुए थे। प्रायद्वीपीय भारत में राज्य स्थापित करने की प्रेरणा न केवल चेदियों और सातवाहनों को, बल्कि चेरों, चोलों और पांड्यों को मौर्यों से ही मिली है, ऐसा हमें लगता है। तो जो पूरा प्रायद्वीपीय भारत में अलग अलग वंश है, चोल, चेर, पांड्य, सातवाहन, तो ये माना जाता है
कि मौर्यों से ही उन्हें इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने की प्रेरणा मिली है। अशोक के अभिलेख के अनुसार चेल, चोल, पांड्य, ठीक है, सतीय पुत्र, ताम्रपर्णी या श्रीलंका के लोग मौर्य साम्राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में बसे हुए थे। अशोक अपने को देवताओं का प्यारा कहता, आपको पता है देवानाम पियदसी, अशोक की उपाधि हम लोग देखते हैं देवानाम पियदसी। तो जो उपाधि अशोक ने धारण की, यही उपाधि आपको आगे, ठीक है, तमिल में अनुदित करके संगम में उल्लेखित राजाओं ने धारण की। तो बहुत सारे आने वाले राजाओं ने इस प्रकार की अशोक की इस उपाधि को धारण किया। 300 ईसा पूर्व से बांग्लादेश, उड़ीसा, आंध्र, कर्नाटक के कई भागों में अभिलेख और उत्तर काले पालिशदार मृदभांडों के टुकड़े और आहत मुद्राएं भी हमें मिलती हैं। अब ये सब हो गया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या कारण था। जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती उसको हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जो समझने वाली है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अब ये सोचिए कि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था जिसकी सीमाएं बहुत लंबी लंबी थी, दूर दूर तक थी विस्तृत। तो क्या कारण रहे कि मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, क्योंकि इसके पतन के बाद ही दूसरे वंशों का रास्ता साफ हुआ। इसके बाद हम देखते हैं शुंग वंश, और उसके बाद में कण्व और सातवाहन और दूसरे बहुत सारे वंश हम देखते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या है? कई लोगों का मानना है कि इसमें अशोक की शांति नीति का बहुत बड़ा योगदान है। जिस प्रकार से अशोक ने हिंसा को त्याग दिया, शांति की नीति को अपना लिया, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ है इसी कारण से, पर ऐसा सही नहीं है। मौर्य साम्राज्य के पतन के एक कारण नहीं, बहुत सारे कारण माने जाते हैं, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के पतन के अगर आप जितने भी कारण देखेंगे तो उसमें एक कहा जाता है ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। तो जिस प्रकार से ब्राह्मण जो हैं उन्होंने इस शासन के प्रति प्रतिक्रिया दी, मतलब हम देखते हैं कि अशोक ने कर्मकांडों पर रोक लगा दी थी, सामाजिक अनुष्ठानों पर रोक लगा दी थी, ठीक है, विवाह और इनमें खर्च पे होने पर रोक लगा दी थी, महिलाओं के अनुष्ठानों पर रोक लगा दी थी। तो ऐसा माना जाता है कि पंडितों, पुजारियों, जो पुरोहित थे, उनका जो है बहुत नुकसान हो गया। उनकी आजीविका जो है वो क्या हो गई, उनकी आजीविका जो है धीरे धीरे कम होने लगी। तो ब्राह्मणों ने इसके विपरीत प्रतिक्रिया दी और ब्राह्मण इससे नाराज थे, अशोक से नाराज हो गए। हालांकि अशोक, ठीक है, शांति की बात कर रहा था, अहिंसा की बात कर रहा था, फिर भी उसने ये भी कहा कि ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, साधुओं का आदर करना चाहिए। उसके बाद भी ये लोग अशोक से नाराज हुए। उसका कारण क्या मैंने बताया, उसका कारण ये है कि ब्राह्मणों का उसने नुकसान कर दिया, ऐसा कई लोग कहते हैं। क्योंकि इसका उदाहरण देख सकते हैं कि इसके बाद शुंग वंश, वो भी ब्राह्मण, ठीक है, कण्व वो भी ब्राह्मण, सातवाहन भी खुद को ब्राह्मण कहते थे। तो यहाँ पर ब्राह्मण वंश जो आए बाद में, तो ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के अंदर कठोर प्रतिक्रिया थी इनको लेकर, मौर्यों को लेकर। तो एक कारण तो ब्राह्मणों का। दूसरा कारण माना जाता है संकट आ गया था, वित्तीय रूप से ये साम्राज्य कमजोर पड़ गया। वित्तीय रूप से कमजोर पड़ने का मतलब यह है कि मौर्य काल में, ठीक है, मौर्य काल में जिस प्रकार से बहुत सारा बड़ा विस्तृत साम्राज्य था, इतनी बड़ी सेना थी, इनको चलाने के लिए खर्चा बहुत होता था, तो धीरे धीरे खजाना खाली हुआ होगा। और जिस प्रकार के दान अशोक ने खुले दिल से बौद्ध विहारों को और इनको दिए, तो इससे भी माना जाता है कि खजाने पर चोट हुई होगी। कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये मानना सही भी है कि मौर्य काल में बाद में क्या हुआ, यहाँ पर हमें संकट दिखाई देता है वित्तीय रूप से। तो कोई भी शासन, कोई भी वंश आप देखेंगे तो उसके पतन के कारणों में वित्तीय संकट भी मिलेगा आपको। जब तक पैसा आता रहता है, जब तक धन है, जब तक पूरा के पूरा संपदा है, तब तक साम्राज्य फलता फूलता जाता है। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि वित्तीय रूप से कमज़ोर होने लगता है, ठीक है, तो उससे पतन होने लगता है वंश का, चाहे वो गुप्त काल हो, मुगल काल हो, कोई भी काल देख लो आप। तो यहाँ भी वही हुआ, ये माना जाता है। और भी कई कारण है, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। मौर्य साम्राज्य केंद्रीकृत प्रशासन पर टिका था, ठीक है। इसका सबसे मजबूत आधार कौन था? सुयोग्य और दूरदर्शी सम्राट। अब जब केंद्रीकृत होता है, बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण होता है, तो जो राजा, जो महाराजा, जो भी ऊपर बैठा होता है ना, सबसे ज़्यादा
उसका योग्य होना जरूरी है। अगर योग्य शासक नहीं होगा तो आप बड़े साम्राज्य को नहीं चला सकते। मतलब बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए जहां पर अगर केंद्रीकरण नहीं होगा तो एक बार धक जाएगा, चल जाएगा। क्यों? क्योंकि निचले लेवल पे लोग संभाल लेंगे, पर जब केंद्रीकरण होता है तो निचले स्तर पर संभाल नहीं सकते लोग। आ गया समझ में? तो इसीलिए योग्य शासक का होना जरूरी होता है। 232 ईसा पूर्व में अशोक जब मर गया, अब अशोक तो एक योग्य शासक था, हम सभी जानते हैं, क्योंकि उसने बहुत साम्राज्य स्थापित किया अपना। उसके बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य में ऐसा माना जाता है कि आप ही सोचिए कि अशोक के बाद आपने किस मौर्य साम्राज्य का नाम, सम्राट का नाम सुना होगा? हम बात करते बृहद्रथ, अंतिम शासक था। तो अशोक के बाद में कोई भी ऐसा बढ़िया शासक नहीं आया, योग्य शासक नहीं आया। लगभग 185 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या होने के साथ ही इस साम्राज्य का पतन हो गया, इस साम्राज्य का अंत हो गया। ठीक है। इसके अलावा अशोक के कलिंग अभिलेख से प्रकट होता है कि प्रांतों में हो रहे अत्याचारों से वह बहुत चिंतित था। ये माना जाता है कि जो प्रांतों में, ठीक है, जो शासन हो रहा था उसमें बहुत ज़्यादा दमन हो रहा था, अत्याचार हो रहा था। अशोक स्वयं जब उज्जैन का शासक बना था तब उसे इस प्रकार की चीज़ें पता चली थी, गवर्नर बना था। बाद में जब वो फिर से राजा बन गया तो फिर वही समस्याएं आने लगी थी। तो कहीं ना कहीं प्रांतों में जो अत्याचार हो रहे थे, उन अत्याचारों से कहीं ना कहीं क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लोग सरकार के राज्य के विपरीत हुए। इसी दृष्टि से तोसाली मतलब कलिंग, उज्जैन और तक्षशिला के अधिकारियों के स्थानांतरण की परिपाटी चलाई गई। तो ये एक कारण था, प्रांतों में जो दमनकारी शासन हुआ इसका भी नुकसान हुआ इनको। इसके अलावा हालांकि मौर्य साम्राज्य जैसे विस्तृत साम्राज्य के पतन के लिए किसी एक कारण का होना पर्याप्त नहीं है, फिर भी अलग अलग कारण हम यहाँ पर देखते हैं। एक, अशोक की नीति। अशोक ने जो नीति चलाई थी सहिष्णुता की, शांति की, वो सब सही थी। उसने ब्राह्मणों का आदर करने के लिए भी लोगों से कहा, उसने पशु और पक्षियों के वध को निषिद्ध कर दिया। लेकिन फिर भी जो कर्मकांडों पर अशोक ने रोक लगाई, जो अनुष्ठानों पर अशोक ने रोक लगाई, इसके बाद हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण वर्ग उससे नाराज हुआ और स्त्रियों में प्रचलित कर्मकांडों को, अनुष्ठानों की उसने खिल्ली उड़ाई। हमने अशोक के अभिलेख में देखा है कि अशोक ने निंदा की है, अशोक ने विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों की, अनुष्ठानों की क्या की है, निंदा की है। तो उसके निंदा करने के कारण ब्राह्मणों की आय घटी, क्योंकि यज्ञ बंद हो गए, कर्मकांड बंद हुए। तो यज्ञ विरोधी जो रुख था अशोक का, उससे ब्राह्मणों को हानि हुई। तो पहला पॉइंट हम क्या समझ सकते हैं? पहला पॉइंट क्या है? पहला कारण ब्राह्मणों की तीखी प्रतिक्रिया। ब्राह्मणों की आय जब कम हुई तो उन्होंने राज्य के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने उस राज्य को, अशोक के राज्य को समाप्त करने की शुरुआत कर दी। ठीक है, कोशिशें प्रारंभ कर दी। तो ये एक पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है? मौर्य साम्राज्य के पतन का दूसरा कारण। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का पतन का दूसरा कारण माना जाता है वित्तीय संकट। वित्तीय संकट मतलब कि जिस प्रकार से शासन और प्रशासन और सेना पर, ठीक है, क्या हो रहा था, भारी खर्च हो रहा था। तो इस भारी खर्चे से मौर्य साम्राज्य पर वित्तीय संकट आया, क्योंकि इतना सारा प्रशासन, इतना बड़ा शासन चलाने के लिए बड़ी मात्रा में पैसा चाहिए। आपकी क्लास इनफ रहेगी यूपीएससी के लिए? देखो भाई, हम लोग जितना भी काम की चीज़ें आपको बता देते हैं, पर फिर भी मैं आप लोगों से कहता हूं कि ये आपकी मदद और सहायता के लिए, पूरी तरीके से कभी किसी पर डिपेंड मत होइए। दुनिया में कोई भी एजुकेटर बोले कि पूरा मैं करवा दूं, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तो शायद वो आपको भ्रमित कर रहा है, गलत बोल रहा है। मैं बिल्कुल क्लियर बात बोलता हूँ, आप लोगों के ऊपर है आपका सिलेक्शन। अंतिम रूप से पढ़ना आपको ही पड़ेगा। जो किताब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बुक आपको पढ़नी है। आप सोचिए कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ के आप निकल जाएं,
तो ये नहीं होगा, क्योंकि पूरी बुक आपको कंसेप्ट बनाती है तो वो आपको पढ़नी होती है। ठीक है, अगर आपसे कोई ऐसा बोले कि नहीं मैं जितना बता रहा हूँ इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, तो फिर वो झूठ बोल रहा है। ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम है, यहाँ पर कोई नहीं जानता कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कितना पूछा जाएगा। हम तैयारी कर, तभी हम देखते हैं कि आईएएस बनने के बाद भी 54-55% से ज़्यादा स्कोर नहीं होता किसी का। ऐसा होता तो शायद 90-95% होता टॉपर्स का, कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, जितना भी हम पढ़ते हैं उसको अच्छे से संभाल लें, ठीक है, और मेहनत अपने से पूरी करी। अगर आप सोचें कि हम स्कूल में नहीं है, स्कूल में होते ना, जैसे स्कूल में हम मास्टर से वो आईएमपी लगवा लेते थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो आईएमपी लगवा लेते थे। ठीक है, समझ में आया आपको कि भाई सर आप आईएमपी लगा दीजिए, वो पढ़ लें, वो यूपीएससी में नहीं होता। ठीक है, तो भूल जाओ इस चीज़ को। तो मैं सिर्फ आप लोगों की मदद कर सकता हूं, मैं क्या, कोई भी एडुकेटर, दुनिया का कोई भी एडुकेटर आपकी सिर्फ सहायता कर सकता है, जो ज़रूरी है, जो महत्वपूर्ण है। अंतिम रूप से आपका सिलेक्शन आप पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, इसीलिए एक ही क्लास में पढ़ने के बाद कोई व्यक्ति आईएएस बन जाता है, कोई नहीं बनता। क्या आप सोचिए कि हम जितने लोगों को पढ़ाते क्या सभी बन जाएंगे? ऐसा तो फिर अगर आपकी मेहनत नहीं होगी तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, जब हम 500 लोगों को पढ़ाते हैं उसमें से 1, 2 या 4 बनते हैं, तो बाकी क्यों नहीं बने? पढ़ाया तो सबको सेम ही गया, पढ़ाया तो सबको वही गया। तो आपका अपना भी तो एफर्ट होगा कि नहीं होगा? अब ये क्या हुआ, जब इतना ज़्यादा मौर्य साम्राज्य में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा खर्चा, ठीक है, इतना ज़्यादा जब खर्चा होने लगा तो राज्य की जो है खजाना वो कम होने लगा। और मैंने आपको अभी बताया कि कौटिल्य ने कोष को सप्तांग सिद्धांत में महत्वपूर्ण माना है। तो बिना कोष के तो कोई राज्य नहीं चल सकता, कोई देश नहीं चल सकता। तो वित्तीय संकट आ गया, फिर इन्होंने क्या किया, दान। ठीक है, दान बहुत ज़्यादा किए। और ये बोला जाता है एक फैक्ट के तौर पर कि अंतिम अवस्था में मौर्यों को अपना खर्च पूरा करने के लिए सोने की देव प्रतिमाएं गलानी पड़ी। ये एक अजब सी फैक्ट है कि बाद में मौर्य शासकों को अपने यहाँ प्रतिमाओं को सोने की गलाना पड़ी अपना खर्चा चलाने के लिए। तो ये बताता है कि मौर्य साम्राज्य की जो नींव है वो हिलने लगी थी। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला के नागरिकों ने दुष्ट आत्माओं अर्थात दुष्ट अधिकारियों के प्रशासन की कड़ी शिकायतें की। तो ये तो आज भी है, जैसे आज हमारे देश में आप देखते हैं ना, आज आप हमारे देश में देखते हैं कि बहुत सारे अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें आती हैं। ठीक है, कई सारे अधिकारियों पर भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, कई सारे अधिकारियों पर मनमानी की शिकायतें आती हैं। तो मौर्य काल में भी तक्षशिला के नागरिकों ने इन अधिकारियों की शिकायत की। इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें समझ में आता है कि जो नियंत्रण था राजा का, धीरे धीरे वो ढीला होता जा रहा था और ये अधिकारी मनमानी कर रहे थे। जब किसी भी राष्ट्र में, राज्य में अधिकारी कर्मचारी मनमानी करने लगते हैं तो उससे फिर धीरे धीरे राष्ट्र का नाश होता है। अशोक की नियुक्ति पर यह शिकायत दूर हो गई थी, लेकिन बाद में फिर वही स्थिति। तो जब उज्जैन का शासक अशोक नहीं था, गवर्नर, उससे पहले वहां से भी यही शिकायत आ रही थी। फिर अशोक को उज्जैन का गवर्नर बना दिया तो ये सारी शिकायतें दूर हो गई। फिर आप देखो कि अशोक को जब राजा बना दिया तो फिर वही शिकायतें वहां से आने लगी। तो ये तीसरा कारण। एक और कारण आपने सुना होगा, चीन की दीवार। हम सब लोग बात करते हैं ना चीन की दीवार के बारे में, दुनिया के 8 अजूबों में हम बात करते हैं चीन की दीवार। तो चीन की दीवार क्यों बनाई थी और किसने बनाई थी? तो आप सभी को पता होगा कि चीन की दीवार जिस राजा ने बनाई थी उसका नाम था शी हुआंगती। ये राजा जिसने चाइना की दीवार, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जिसको कहते हैं, चीन की दीवार बनाने का जो श्रेय है वो जाता है शी हुआंगती को। ठीक है, शी हुआंगती को क्या माना जाता है? इसका निर्माता, चीन की दीवार का। पर उसने बनाई क्यों थी? चीन की महान दीवार बनाने के पीछे शी हुआंगती का मकसद क्या था? मकसद था सीथियन के हमले से बचना। उस समय ये घुमंतु प्रजाति थी सीथियन शक, जो कि अपने घोड़ों के साथ साथ दूर दूर तक, ठीक है,
घूमा करते थे, भटका करते थे, ठीक है, साम्राज्य की स्थापना के लिए ये आक्रमण किया करते थे। तो सीथियन के हमले को देखते हुए, ठीक है, चीन के राजा ने लगभग 220 ईसा पूर्व चीन की महान दीवार बनवाई। उसी समय भारत में मौर्य शासन था, मौर्य साम्राज्य था। हमारे यहाँ पर भी भारत के पश्चिमोत्तर भाग में इसी प्रकार की असुरक्षा थी, या हम कहें खतरा। इसका खतरा भारत के पश्चिमोत्तर भाग में भी था, लेकिन जहां पर चीन के जो है शासक ने दीवार बना के उसको बचा लिया, भारत में मौर्य साम्राज्य ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो ये जो सीथियन शक है, इनका हमला हुआ तो अशोक ने इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। हमारे जो हिंदू कुश के दर्रे और जो जहाँ से ये बाहरी आक्रमणकारी आते रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर ऐसा कोई दीवार नहीं बनाई गई, ठीक है। तो भारतीय राजा ने, अशोक ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो शक है सीथियन, इनके आक्रमण से भी जो है कमजोर हुआ। तो इन शकों के भारत की ओर बढ़ने से, ठीक है, जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने पार्थियन को, यूनानियों को भारत की ओर धकेला। आपको पता है कि पहले कौन आया था इनमें? बैक्ट्रियन, सबसे पहले यूनानी, फिर कौन आया था? शक, फिर कौन आया था? पहलव या पार्थियन, और फिर कौन आया था? कुषाण। तो मौर्य साम्राज्य के बाद हमें ये आक्रमण दिखाई देते हैं। इंडो बैक्ट्रियन जिसको कहते हैं, हिंद यूनानी आए, फिर शक आए, फिर पहलव आए, फिर कुषाण आए। इनके भी सारे शासकों के बारे में आपने पढ़ा होगा। जैसे यूनानियों में आपने मिनांडर का नाम सुना होगा, एक बड़ा इंडो बैक्ट्रियन शासक है मिनांडर। फिर उसके बाद शकों में आपने सुना होगा, रुद्रदामन का नाम सुना होगा, वो एक शक था। इसके बाद पहलव में भी आपने सुना होगा, गोंदोफर्नीज का नाम सुना होगा। गोंदोफर्नीज एक पहलव था, पार्थियन था। इसके अलावा कुषाण में तो कनिष्क का नाम आप जानते ही होंगे, कनिष्क, ये कुषाण वंश का शासक था। तो एक एक करके भारत में फिर ये आक्रमण हुए, और इसका कारण ये माना जाता है कि जैसे चाइना के राजा ने दीवार बना के रक्षा कर ली, हमारे यहाँ पर, ठीक है, हमारे यहाँ पर ये अशोक ने इस प्रकार से कोई चीज़ नहीं की, और इसका नुकसान हमको हुआ। फिर मौर्य साम्राज्य को पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। पुष्यमित्र अंतिम मौर्य शासक राजा बृहद्रथ का सेनापति था। तो अंतिम मौर्य शासक कौन? बृहद्रथ। उसको मारकर पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? ये मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया, ठीक है, और बलपूर्वक सिंहासन को हड़प लिया। अब क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं। मैंने आपसे कहा कि हम डेली कोशिश करेंगे कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी करते जाएं, तो आपको प्रीलिम्स में ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ पर मैं आपको दो सूची बता रहा हूँ। सूची एक में अशोक के शिलालेख है जो कल ही पढ़ाए हैं। सूची एक में अशोक के शिलालेख हैं, और सूची दो में उनमें क्या वर्णित किया गया है, क्या आया है। तो अशोक के शिलालेखों की सूची को उसके शिलालेखों के विषय से मिलानी है। सूची एक, बृहत शिलालेख, प्रथम बृहत शिलालेख, तृतीय बृहत शिलालेख, 11वां बृहत शिलालेख और 13वां बृहत शिलालेख। सूची दो में है कलिंग विजय, सीरिया, मिस्र, मैसिडोनिया के शासकों का वर्णन, धम्म नीति की व्याख्या, युक्त राज्युक प्रादेशिक जैसे अधिकारियों और प्रादेशिक दौरे का आदेश, उनको पशु हत्या पर रोक, ये चारों को मिलाना है कूट में 4 3 2 1, ठीक है, A B C D 4 3 2 1 4 1 3 2, C 3 1 2 4 या D 1 2 3 4। चलो आंसर दो, स्टार्ट करिए। सूची एक से सूची दो, ये कल ही पढ़ाया था मैंने आपको। अशोक के 14 बृहत शिलालेख हैं, और मैंने कल 14 के 14 पढ़ाए थे आपको कि उनमें क्या आया है। तो ये कल वाले से ही पूछ रहा हूं मैं क्वेश्चन, ठीक है।
चलिए भाई, सबका आंसर ऑलमोस्ट आ गया है, सबका आंसर आ गया ऑलमोस्ट। सही आंसर है ए, 4 3 2 1, ये वाला आंसर सही। ठीक है, आप सभी को मैंने ये शिलालेख कल पढ़ाए थे। तो पहला जो बृहद शिलालेख है, इसमें पशु हत्या पर रोक और इसकी निंदा की गई है, अहिंसा की बात की है अशोक ने। उसके बाद जो दूसरा शिलालेख मतलब तृतीय शिलालेख, इसमें युक्त रज्जुक जैसे प्रादेशिक अधिकारियों और उनके प्रादेशिक दौरे का उल्लेख है। 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या है और 13वें में कलिंग विजय। कल ही मैंने आपको बताया था कि अशोक के 14 शिलालेख में सबसे बड़ा और बृहद शिलालेख है 13वां शिलालेख। 13वें शिलालेख में अशोक ने क्या किया है, कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। ठीक है, कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, साथ में सीरिया, मिस्र, मैसिडोनिया के शासकों का वर्णन भी है। तो कल ही आप लोगों को मैंने बताया था। सही आंसर है ए, 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, पहला, राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। दूसरा, जहां पर सम्राट का सीधा शासन था वहां राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूलते थे। कौन सा कथन सही है, केवल 1, केवल 2, सी 1 और 2 या डी न तो 1 और नहीं 2। स्टार्ट। हाँ, कल ही मैंने बताया था 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा और उस युद्ध को लड़ने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। चलो, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। कल ही बताया था कि राजकुमारों को राज्यपाल बनाया जाता था। अशोक खुद उज्जैनी का गवर्नर रहा था। ठीक है, अशोक राज्यपाल था उज्जैनी का, ये भी सही है। और ये भी सही है कि वहां पर राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूलते थे। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, पहला और दूसरा दोनों। तो सी वाला आंसर हो गया। अगला, कलिंग युद्ध में कल ही पढ़ा था, कलिंग युद्ध जनहानि से दुखी होकर, कलिंग युद्ध में जनहानि से दुखी होकर अशोक ने धम्म का पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। धम्म के संदर्भ में उसके विचार आपको बताना है, क्या है। पहला, अशोक का मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, वह चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और पोते भी युद्ध ना करें, इसके बदले वे धम्म की अभिवृद्धि में योगदान करें। ये दोनों में से कौन सा सही है, केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी ना तो 1 और नहीं 2। स्टार्ट। सही आंसर 1 और 2 दोनों सही है। अशोक का ये मानना था कि धम्म के माध्यम से, तो जैसे आप हिंसा से किसी को जीतो, उससे बढ़िया है कि आप धम्म के माध्यम से किसी का दिल जीतो। तो मैंने कल ही आपको बोला था कि हृदय परिवर्तन, अशोक जो है अब हृदय परिवर्तन उसका हो गया और वो लोगों का दिल जीतना चाहता था, इसलिए उसने धम्म का प्रचार किया। वो ये चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और पोते कोई भी युद्ध ना करे। ठीक है, वो लोग हिंसा ना करें। अशोक ने अपने बेटों से, पोतों से, सबसे ये अपेक्षा की थी और अपने प्रजा से कि वो क्या करें, कोई भी हिंसा ना करें। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लियर है। अगला, मौर्य प्रशासन से जुड़े,
ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। दूसरा, मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। और तीसरा, प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना और भेंट दिया करते थे। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, या एक, दो और तीन? ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी। चले भाई, अगर आप लोगों को नहीं ठीक लगेगा तो हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे डेली, और अगर आपको लगता है कि ज़रूरी है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक कर रहे हैं उससे जुड़े हुए क्वेश्चन करने चाहिए तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए सही आंसर हो गया। टाइम 1 2 3 तीनों सही है। मौर्य प्रशासन जो है उसको छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला और उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन होता था, तो ये महत्वपूर्ण हुआ करते थे उस समय। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्ग और नदियों पर नियंत्रण, आज ही बताया मैंने आपको कि वो स्थल और जल मार्ग दोनों का प्रयोग करते थे, उन पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, और ये अधिकारी जो है इनको नजराना और भेंट दिया करते। तो ये हमारे तीनों ऑप्शन सही हो गए। तो आज के लिए इतना ही। कल से 12 बजे से आधुनिक भारत विपिन चंद्र शुरू होगा मैराथन सेशन के साथ। इसी के साथ जो लोग लाइक करके जाएं सेशन, जिन्हें अच्छा लगा तो जाते जाते लाइक करना ना भूलें, और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कंप्लीट करें अपना सिलेबस विथ CKLIV। इस रेफरल कोड को यूज़ करके आप लोग अपना GS पेपर 1 2 3, इकोनॉमिक्स भी पेपर 3 में, पेपर 4 ऐसे, इंटरव्यू, पॉलिटिकल साइंस, ये सब कुछ आप कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, 1 साल और 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको पता है 39,600 और 57,600 में। इसके साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं आप मेरे कोड यूज़ करके। फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड लक, जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।